ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल? हाँ भाई, वेक्टर कितने लेक्चर लेगा? अरे यार, तुम्हें हर चैप्टर के बारे में ये जानना, मैंने कल बताया था ना तुम्हें। तुम्हें जो पढ़ाया जाता है बस उस पे ध्यान दो, फालतू चीजों पे समय खराब ना करो। ये कितने लेक्चर लेगा, इसके बाद क्या चैप्टर आएगा, वो कितने लेक्चर लेगा। बस जो पढ़ाया वो पढ़ो और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? कुछ जिम्मेदारियां मेरे को दे दो, अपने दिमाग का कुछ बर्डन मेरे को दे दो, ठीक है ना? हम्म। चलो, तो कैसे चल रही है पढ़ाई, पहले तो बताओ। है भाई, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मस्त, बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त भाई। वीडियो क्वालिटी लो तो नहीं ऑप्शन आता है बेटा, लो का तो बात नहीं होनी चाहिए। यदि आपका इंटरनेट स्लो है तो ऑटोमेटिकली लो पे चला जाएगा, लेकिन इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी है तो वो अच्छी क्वालिटी आएगी। 720 पे चलता है, बढ़िया। हम्म। ये मोए मोए मत करो, ठीक है? हम्म। इस संडे टेस्ट, अभी तो पहला ही तो संडे है ना, अभी तो क्या ही टेस्ट होगा, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट संडे देखते हैं, बता दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। डीपीपी आ गई होंगी ना, बेसिक मैथमेटिक्स की डीपीपी आ गई होंगी। है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स की डीपीपी आ चुकी होंगी। और वेक्टर की आ गई। है भाई, वेक्टर की नहीं आई, चलो ठीक है, बोल देंगे वेक्टर की आ जाएगी। डीपीपी कहां देखना है बेटा? ऐप, पहले ऐप को पूरा खगाल डालो। यार अब देखो, सच बताऊं, तुम वो लोगो, तुम मतलब कहीं से कुछ भी ढूंढ निकालोगे। अपने अंदर विश्वास रखो, 5 मिनट लगेंगे, तुम पूरा ऐप का पूरा सब कुछ उधेड़ दोगे, मुझे पता है। कहाँ क्या है हर चीज बता दोगे। तुम एक बार समय दो, उसमें थोड़ा समय बिताओ, हर चीज मिल जाएगी तुम्हें। समझ रहे हो ना? क्लास के अलावा थोड़ा सा समय बिताओ और ऐप को एक बार थोड़ा कर दो। हम्म। चलो, वेक्टर का भी आ गया, वेरी गुड, फिर तो बढ़िया है, निपटाओ। हाँ, डीपीपी तुम्हें क्विज फॉर्म में भी मिलती है, क्विज फॉर्म में भी दे सकते हो, और वैसे पीडीएफ मिलती है, वहां से भी दे सकते हो, ठीक है? चलो, करें स्टार्ट। डीपीपी नंबर बताओ। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स की तो सारी हो गई, और वेक्टर की स्टार्टिंग की 2-3 डीपीपी निपटा देना। हम्म। ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। आज बेटा हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स कॉमन वेक्टर जो हम देखते देखते हैं, आगे चैप्टर्स में भी काम आते हैं, उनके बारे में देखेंगे, कुछ वेक्टर के बारे में, ठीक है?
तो सबसे पहला जो कॉमन टर्म्स यूज होती है उसमें आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत बार काम आएगा। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, उसकी बात करते हैं। इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन। मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, वन होता है, यूनिटी। ठीक है, वन लिखता हूं, यूनिटी फालतू तुम कंफ्यूज हो गए। मतलब यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड वन होता है। इसके पास मतलब मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया वन, इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा के लिए फिक्स हो चुका है वन। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। तो किसी डायरेक्शन को बताने के लिए जो वेक्टर यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को हम। ऐसे जैसे मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है एक कैप, कैप। ठीक है ना, ऊपर कैप लगाया जाता है। ये वेक्टर की जगह यहां क्या लगाया जाता है, कैप। इसका मतलब है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है ए कैप जो होगा वो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे आएगा। ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे आएगा। ठीक है, यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर हमें ध्यान रखने होते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज लेते हैं। क्या क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप, आई कैप। ठीक है, हम कई बार इसको यूज लेते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में बताने के लिए, आई कैप। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप। ऐसे ही यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे कैप, जे कैप। और ऐसे ही यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज लेते हैं दैट इज के कैप। ठीक है, दैट इज के कैप। चलो, आई कैप, जे कैप, के कैप तीन यूनिट वेक्टर हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक डिस्प्लेसमेंट बताना है जो एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर है, तो मैं लिखूंगा 2 आई कैप। आई कैप एक डायरेक्शन है जो कि प्लस एक्स डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो 2 मीटर इन प्लस एक्स डायरेक्शन को लिखने का तरीका है 2 आई कैप। 3 मीटर इन वाई डायरेक्शन को लिखने का है 3 जे कैप। ऐसे माइनस एक्स में लिखना हो तो -2 आई कैप लिख देंगे, माइनस जे में लिखना हो, माइनस वाई में लिखना हो तो -3 जे कैप लिख देंगे। तो समझो ना, कुल मिला के प्लस एक्स डायरेक्शन को आई कैप तो माइनस एक्स डायरेक्शन को माइनस आई कैप, प्लस वाई को जे कैप तो माइनस वाई को माइनस जे कैप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक आर वेक्टर लिखा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, ये लिखा मैंने 2i प्लस 3j प्लस 4k। फॉर एग्जांपल ये हमने एक वेक्टर लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट है, वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट है और जेड डायरेक्शन में 4 यूनिट है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यह है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस is 2 unit, y axis along y axis is 3 unit and along z axis is 4 unit। ठीक है, तो ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, ये सारे क्या हैं, यूनिट वेक्टर।
अब रही बात ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी इस किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। यदि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जिसको आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखा गया है, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वो हमें याद रखना होता है। तो ये बात क्लियर हुई। पहले तो एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर जो मोस्टली कॉमनली जो यूज आते हैं यूनिट वेक्टर, वो आई कैप, जे कैप, के कैप है। ठीक है, चलो यदि मैं बात करूं, इफ ए वेक्टर है इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये एक वेक्टर है। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये आएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका है, उसका जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ए वेक्टर लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k, यही वेक्टर है सपोज। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, -4k कैप कर देता हूं, -4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करोगे? बड़ा सिंपल है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 3, इसका स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट -4, उसका स्क्वायर। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां माइनस है, क्यों? क्योंकि जैसे स्क्वायर करोगे अपने आप प्लस का आ जाएगा। तो कुल मिला के ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट, तो यह आएगा 29, रूट 29 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सिंपल सा है। यदि वेक्टर आई जे के में लिखा हुआ है तो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके एडिशन कर दो, रूट कर दो, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो अब यूनिट वेक्टर के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चंस करेंगे बाद में यूनिट वेक्टर निकालने के, टेंशन ना लो। नेक्स्ट आता है अपना पोजीशन वेक्टर। आंसर ऑलवेज 1 आना चाहिए। हाँ, यूनिट वेक्टर यदि है तो उसका मैग्नीट्यूड सोल्व करने पे हमेशा 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। एक यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। लेकिन कोई भी वेक्टर, मैंने ये यूनिट वेक्टर के लिए नहीं बताया, ये जो मैंने बताया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये किसी भी रैंडमली कोई भी वेक्टर दिया जाए उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताया है। ये यूनिट वेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बाकी सब वेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। देखो ये वर्ड भी कई बार हमें आगे देखने को मिलेगा, पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट की पोजीशन बताना हो। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये लो जेड एक्सिस है, ये लो जेड एक्सिस, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, सपोज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये कोई पॉइंट है। हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर? कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा वेक्टर जो इसकी पोजीशन बता रहा है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे खत्म होगा। ऐसे वेक्टर को इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, जिसको हम आर वेक्टर से लिखते हैं, आर वेक्टर से। लेट सपोज ये कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट है,
तो इसको लिखेंगे आर ए वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आर ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, आर ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा बात है। यह पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना उसके आगे आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के आगे जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के आगे के कैप। सिंपल। जैसे मैंने बोला 1,2,3 एक पॉइंट है, तो 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप प्लस करके लिख दो, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट, वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट, जेड डायरेक्शन में 3 यूनिट। बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक तो बेसिक सी बात है। कोऑर्डिनेट को आईजे के कैप में लिखा है बस। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तब बनता है जब हम किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता करें। जैसे यह हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ए पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास आर ए, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है आर बी, ठीक है। इसको हमने नाम दिया है आर ए वेक्टर, इसको हमने नाम दिया है आर बी वेक्टर। जो जैसे अभी अपन निकाल रहे थे ना, वैसे आर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, मतलब ए पॉइंट को बता रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। आर बी यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट को बता रहा है आईजीके में। जैसे उनके कोऑर्डिनेट है उनके साथ आईजीके लगा देंगे। लेकिन कई बार जब हमें जरूरत पड़े ऐसे कि हमें बताना है बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, मतलब हमें बी की पोजीशन बतानी है ए के रेस्पेक्ट में। जैसे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो दो चार्ज रखे हैं किस पॉइंट पे किस पॉइंट पे, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन की बात करनी हो तो इस वेक्टर को बोला जाता है आर बी ए, और इसको पढ़ा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्या पढ़ा जाता है इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी का ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमेशा हेड जो भी वेक्टर तुम लिख रहे हो उसका हेड रखना है उसके ऊपर जिसका वेक्टर जिसकी पोजीशन पता करनी है। हेड किस पे रखोगे? जिसकी पोजीशन पता करनी है। और टेल किस पे रखोगे? जिसके रेस्पेक्ट में पता करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे रेस्पेक्ट में, मान लो तुम रूम में बैठे हो, तुम बैठे हो सामने कहीं मोबाइल रखा हुआ है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में उस मोबाइल का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो उसका तरीका क्या होगा? हेड रखोगे तुम मोबाइल पे और टेल रखोगे खुद पे। तो जिसके रिलेटिव में हम बात कर रहे हैं वहां से वेक्टर शुरू होगा और जिसकी पोजीशन निकालनी है उसकी तरफ एक एरो बनेगा, ये वेक्टर। जैसे यहां ए के रिलेटिव में बी की पोजीशन बतानी है तो ये इधर आ गया। वहीं यदि बी के रिलेटिव में ए की पोजीशन बतानी होती तो ये इधर की तरफ वेक्टर आ जाता। तो अब इस वेक्टर को क्या लिखेंगे? आर बी ए। हमेशा ध्यान रखना ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। हमेशा किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो हेड के पोजीशन में से टेल का पोजीशन माइनस करते हैं, फिक्स है। हेड के पोजीशन में से टेल का, तो यहां क्या आ जाएगा? आर बी ए। यह आ जाएगा आर बी, हेड है बी पे, टेल है ए पे, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जैसे जहां ये यूज आएगा वहां बताया जाएगा, ठीक है। आर बी ए होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये होगा आर बी माइनस आर ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े। पोजीशन वेक्टर क्लियर है। यदि सिंपल एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब ओरिजिन के रिलेटिव में निकालना है, तब तो कुछ बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट से निकल जाता है। लेकिन दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका है हेड के पोजीशन में से टेल का पोजीशन माइनस कर देंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल होने का क्या मतलब है? इक्वल होने का मतलब बिल्कुल इक्वल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल वेक्टर वो होते हैं विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, उनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। कुछ नहीं है बड़ी बात इसमें, जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। यहां सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देखने में तुम्हें लगेगा कि एक इक्वेशन है, बिल्कुल तुम्हें लगेगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एक इक्वेशन है, लेकिन ये अपने आप में तीन इक्वेशन है। ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल होने का मतलब है ए एक्स बी एक्स के इक्वल होगा, ए वाई बी वाई के इक्वल होगा, और ए जेड बी जेड के इक्वल होगा। मतलब दोनों के एक्स कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, एक्स जो आई कैप के कोफिशिएंट है, जे कैप के कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, के कैप के कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, तब जाकर के ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे, तब इनको इक्वल वेक्टर बोले। तो ये अपने आप में तीन इक्वेशन है, ऐसा कई बार होता है। ठीक है, ए एक्स बी एक्स है, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ओके, तो इक्वल वेक्टर जब भी हमें दो चीजों को इक्वल करना हो तो उसके एक्स को आई कैप कोफिशिएंट को भी, जे कैप कोफिशिएंट को भी, के कैप कोफिशिएंट को भी, तीनों को इक्वल करेंगे, तब जाके वो दोनों वेक्टर इक्वल बोले जाएंगे। ठीक है, हां ऑब्वियस सी बात है, हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट बात है कि यदि मैं बोल रहा हूं कि फोर्स F1 F2 के इक्वल करूं, मतलब दोनों फोर्स होने चाहिए, यदि इक्वल कर रहा हूं तो वो क्वांटिटी सेम नेचर की होनी चाहिए, बिल्कुल नो डाउट होना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग नेचर की दो क्वांटिटी को इक्वल हम लिख भी नहीं सकते। मैं नहीं लिख सकता कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है, समझ रहे हो ना, वो यूनिट भी मैच करनी चाहिए, लेकिन वो वाली बातें हम आगे अगले चैप्टर में करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन में। अभी के लिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूं बस, जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे नल वेक्टर, नल वेक्टर इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको नल वेक्टर बोला जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या मतलब है, मैं यदि जीरो ही मैग्नीट्यूड है फिर वो वेक्टर ही क्या है, वो वेक्टर ही क्या जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। इसकी जरूरत एक्चुअल में इसलिए पड़ गई, लेट्स सपोज ए और बी इक्वल है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूं, जीरो, क्या लिखूं, जीरो। जवाब आएगा नहीं, नहीं, ए माइनस बी जीरो नहीं लिख सकते, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, तो दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर भी एक वेक्टर आना चाहिए, तो इसको जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। क्या हो गया, इसको क्या लिखना पड़ेगा, जीरो वेक्टर। इसलिए नल वेक्टर का यूज किया जाता है कि मान लो दो इक्वल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट भी एक वेक्टर आना चाहिए, तो उसको जीरो वेक्टर लिखते हैं, नल वेक्टर। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, नल वेक्टर
डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड जीरो तुम चाहो जिस डायरेक्शन में मान सकते हो, ठीक है, चाहो जिस डायरेक्शन में मान सकते हो, नल वेक्टर हो गया। मतलब ये काम ही, बस इसका काम ही इतना है कि हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट जो है वो भी एक वेक्टर ही लिखेंगे, इसलिए नल वेक्टर का यूज लिया जाता है और इसके अलावा कहीं यूज नहीं आता है, बस। ठीक है, तो आगे ध्यान रखना, ए वेक्टर में से ए वेक्टर ही माइनस करोगे तो जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। नेक्स्ट है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो। अपोजिट वेक्टर होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इनको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। मतलब एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ये होना चाहिए, इतना ही बड़ा अपोजिट डायरेक्शन का, ये अपोजिट वेक्टर होंगे। ठीक है, तो जैसे किसी भी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लिखना है तो तुम बस उसको माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगा दो। अपोजिट वेक्टर लिखने का मतलब है जैसे ए वेक्टर लिखा तो उसका अपोजिट वेक्टर होगा माइनस ए वेक्टर, सिंपल। इसलिए टर्म यूज करते हैं माइनस ए वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। मतलब दो फोर्स जिनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मैंने कहा दो फोर्स हैं जिनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो, मतलब वो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट वेक्टर होंगे। वो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या रहे होंगे, अपोजिट वेक्टर रहे होंगे। एक 10 न्यूटन इधर लगा होगा तो दूसरा 10 न्यूटन इधर लगा होगा, नेट जीरो हो गया, इसको अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, नाम से समझ में आता है ये बात, तो इसमें तो कोई, ये तो कोई नई चीज नहीं है। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। पैरेलल कौन से होंगे, पैरेलल मतलब पैरेलल वेक्टर, वेक्टर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, vectors having same direction, vectors having same direction, magnitude may or may not be same, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और ना भी हो, कोई कंडीशन नहीं है, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, पैरेलल है, तीसरा वेक्टर ये है, पैरेलल है, चौथा वेक्टर ये है, पैरेलल है। समझ लो ना, इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर होते हैं। ठीक है, बट ओनली सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो ना भी हो, पैरेलल होते हैं। एक 2 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स के पैरेलल हो सकता है यदि उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं ना भी हो। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल, एक इधर तो दूसरा उधर। अपोजिट वेक्टर भी एंटी पैरेलल है,
अपोजिट दो वेक्टर यदि एक दूसरे के अपोजिट हैं मतलब वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, चलो कैसे चेक करते हैं, देखो, टू चेक पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर यदि मान लो चेक करना है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं? जैसे इफ ए वेक्टर है हमारे पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये दो वेक्टर है। ठीक है, ये दो वेक्टर है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब देखो पहला, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो इसकी कंडीशन होती है ए एक्स और बी एक्स का रेशियो, ए वाई और बी वाई का रेशियो, और ए जेड और बी जेड का रेशियो सेम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, कुछ भी सेम होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव का कुछ भी हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो, 1/2 हो, 2/3 हो, कुछ भी हो, बट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, दूसरा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, यदि एंटी पैरेलल है तो ए एक्स अपॉन बी एक्स अभी भी इक्वल होगा ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड, लेकिन ये जो रेशियो आएगा ये निगेटिव आएगा। एंटी पैरेलल के लिए रेशियो क्या आएगा? निगेटिव, मतलब रिलेशन सेम ही है। यदि ये रेशियो पॉजिटिव का आए तो पैरेलल है, निगेटिव का आए तीनों में सेम तो एंटी पैरेलल है, और यदि सेम ना आए तो ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, फिर एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है, याद रख सकते हो। कुछ नहीं करना, उनके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है बस। डन, कर सकते हो चेक। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन और लिख देते हैं, जैसे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स which can lie on a same line, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर लाई करते हो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं एक वेक्टर तो फ्री होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये लिया, दूसरा वेक्टर ये लिया, क्या ये कोलिनियर है? क्या ये कोलिनियर है? तो हम कहेंगे देखो इसको उठा के यहां ले जाओ, हो गए कोलिनियर, हो गए कोलिनियर। तो इसका मतलब दो वेक्टर यदि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उसको शिफ्ट किया जा सकता है इधर उधर। तो दो पैरेलल वेक्टर कोलिनियर होंगे। यदि एंटी पैरेलल हुआ तो अभी भी कोलिनियर है, अभी भी कोलिनियर है। देखो, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब कोलिनियर है, ये वाला सब कोलिनियर है। उठा के सही एक लाइन पे रख सकते हैं, कोलिनियर है। ठीक है, नेक्स्ट है कोप्लेनर। नाम से ही पता चल रहा है एक ही प्लेन में लाई करें। कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स which can lie
इन सेम प्लेन, जो एक प्लेन के अंदर लाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर। क्या बोलते हैं उसको? कोप्लेनर। तो बेटा एक प्लेन के अंदर, मतलब जैसे मान लो ये बोर्ड का प्लेन है, हमें चेक करना है कि कौन कौन सा वेक्टर इस बोर्ड के साथ कोप्लेनर है। तो जो वेक्टर इस बोर्ड में ड्रॉ किया जा सकता है वो सारे वेक्टर कोप्लेनर है, वो सारे वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर है। तो बेसिकली दो वेक्टर की हम बात करें तो दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स will always be coplanar। ठीक है, दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। जैसे मान लो एक ये है, दूसरा ये है कोप्लेनर, बोर्ड में बनाए हुए हैं। चलो एक काम करते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये ऐसे बाहर की तरफ, तो ये वाला प्लेन देखो, हो गया कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर, एक इधर ऐसे, तो ये हो गया प्लेन, ऐसे तो ये हो गया प्लेन। कोई ना कोई एक प्लेन तो होगा जिसमें वो लाई करेंगे। एक बात आती है स्क्यू वेक्टर जिसको बोलते हैं। स्क्यू वेक्टर क्या होता है? जैसे एक वेक्टर ये और दूसरा ये, लेकिन गैप है, देखो ऐसे गैप है, ठीक है ना, ऐसे गैप है, ये भी कोप्लेनर हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए तुम्हें इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां लाना पड़ेगा। अब देखो ये कोप्लेनर हो गए, मतलब ये यहां था नीचे यहां पे, लेकिन इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आए, तो अब ये प्लेन हो गया। तो स्क्यू वेक्टर भी कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है कैसे भी, मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरा पेन वगैरह कुछ नहीं है यार, मेरे कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो ये बोर्ड के प्लेन में तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लेन तो लाई करेगा ना जिसमें ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे। एक तो प्लेन ऐसा तो होगा जिसमें एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, तो कोप्लेनर हो गई। तो बेसिकली हमें क्या करना है, दो वेक्टर तुम कैसे भी, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर ले लो, वो हमेशा कोप्लेनर आ ही जाएंगे। खेल होता है तीन में। खेल क्या होता है? तीन में। तीन वेक्टर यदि हैं तो वो जरूरी नहीं है कि कोप्लेनर हो। जैसे एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, तीसरा ये वाला, ये तीन वेक्टर एक प्लेन में हो ही नहीं सकते। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक प्लेन में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। यदि दो से ज्यादा हैं तो वो हो भी सकते हैं और ना भी हो। जैसे ये देखो सारे बोर्ड के प्लेन में है, ये कोप्लेनर है, ये कोप्लेनर है, ठीक है, क्योंकि ये सारे देखो इस बोर्ड के प्लेन में बनाए हुए हैं, तो कोप्लेनर है। मतलब कितने भी वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं, बट दो वेक्टर के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दो वेक्टर एक प्लेन में ना बन सके। कोई भी दो वेक्टर ले लो, हमेशा एक प्लेन में बन ही सकते हैं। तुम प्रैक्टिकली खुद एग्जांपल ले लेकर के देखो, एग्जांपल उनको, कोई भी दो वेक्टर अज्यूम करो और देखो क्या वो एक प्लेन में ड्रॉ किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, किसी भी एक प्लेन में, ठीक है। चलो देखो, कोप्लेनर में फालतू में परेशान मत हो, कोप्लेनर सही नहीं है, समझ नहीं है बेटा। देखो, एक प्लेन में जो वेक्टर ड्रॉ किए जा सके वो कोप्लेनर, नाम से ही पता चल रहा है कोप्लेनर, एक प्लेन में लाई करने वाले। तो क्या तुम इतना पता नहीं कर सकते कि जो वेक्टर दिए हैं वो एक प्लेन में ड्रॉ किए जा सकते हैं या नहीं? यदि किए जा सकते हैं तो कोप्लेनर है, नहीं किए जा सकते तो नहीं है। इतनी सी तो बात है। कौन सा? कोई भी प्लेन, कोई भी प्लेन
मतलब 3 वेक्टर दिए तो वो 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे यदि वो किसी ना किसी एक प्लेन के अंदर ड्रॉ किए जा सके। कोई भी प्लेन बना लो, बट एक प्लेन में आ जाए वो बस। यदि वो एक प्लेन में आ गए तो वो कोप्लेनर है। ठीक है? हाँ, एक्स और जेड कोप्लेनर, बिल्कुल जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों कोप्लेनर नहीं हो सकते। एक्स वाई प्लेन ये है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं हो सकते। ठीक है? कोलिनियर में होता है एक लाइन पे, कोप्लेनर होता है एक प्लेन में। ठीक है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं? जो एक जगह इंटरसेक्ट करें, जैसे एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करें, ये कॉन्करेंट वेक्टर है। समझो ना, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एक ही पॉइंट पर अप्लाई किए जाएं। एक्चुअल में कॉन्करेंट वेक्टर यूज किया जाता है किस चीज के लिए? एक ऐसा वेक्टर जो फिक्स्ड वेक्टर हो। फिक्स्ड वेक्टर मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि ये वेक्टर है, इसको हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यदि ऐसे वेक्टर हैं तो वो तो हमेशा कॉन्करेंट हो जाएंगे। लो, 2 5 वेक्टर बना देता हूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, बना दे इनको कॉन्करेंट, बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ये लो, ये यहां चिपकाया, ये यहां चिपकाया, ये यहां चिपकाया, ये यहां चिपकाया, बन गए कॉन्करेंट। मतलब यहां तो मीनिंगलेस बात है, यहां तो कॉन्करेंट बताना मीनिंगलेस बात है। बात किसके लिए होती है? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए, एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया, ये कॉन्करेंट नहीं है, ये कॉन्करेंट नहीं है। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। वेक्टर्स which have those have common point of application, common point of application। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट होता है जहां फोर्स को लगाया जाता है। जैसे मान लो यहां मेरे ऊपर एक फोर्स लगाना है, तो मेरे यहां भी फोर्स लगाया जा सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है, कहीं भी लगा सकते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही पॉइंट पे, उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है? वो कॉन्करेंट वेक्टर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी पढ़ा है उसके ऊपर। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एक वेक्टर दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो जल्दी से। एक वेक्टर दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तुरंत से खुद के पास निकाल लो और रख लो। ठीक है, करें। सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड होगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 9 और 1 10 और 4 14, √14 इसका मैग्नीट्यूड आएगा। √14 इसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। तो ए कैप जो आएगा यूनिट वेक्टर, ये आएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यूनिट वेक्टर क्या होगा? कंप्लीट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कंप्लीट वेक्टर क्या है? 2i 3j प्लस के, और डिवाइड कर दो √14 से। ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर आ गया। सभी का यही आया होगा। नेक्स्ट चलो ये करते हैं। ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, बोला गया है कि ये ए वेक्टर है, अल्फा i कैप पॉइंट j कैप पॉइंट 8 k कैप जो भी है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो? क्या आएगा अल्फा? सोल्व करो।
यदि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड? 1। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। स्क्वायर क्यों किया है? ताकि रूट हट जाए। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है? रूट ओवर अल्फा का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर। तो रूट है ना, जब स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। रूट क्या होगा? हट जाएगा। तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0.04 प्लस 0.64 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.68 आ गया, तो यह आएगा 0.32। तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट ओवर 0.32। यह आंसर आएगा। अल्फा की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो प्लस का √0.32 या माइनस का √0.32। ये अल्फा की वैल्यू। तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। जैसे ये देखो, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। देन फाइंड न्यू वेक्टर सी विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एंड डायरेक्शन बी। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। दो वेक्टर दे दिए, बोला कि एक तीसरा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, डायरेक्शन बी के बराबर है। तो बताओ सी वेक्टर क्या होगा? तो देखो बेटा, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर, जैसे हम जानते हैं यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है। तो कंप्लीट वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। किसी भी कंप्लीट वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जितना ए का उतना सी का, डायरेक्शन जो बी की वो सी की, बोला है इसने। तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे ए से, डायरेक्शन ले लेंगे बी से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा सी। ठीक है? तो सी वेक्टर जो होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड जो है सी का वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, डायरेक्शन जो है बी कैप के बराबर है। ठीक है? तो सबसे पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो तो आएगा 4 4 8 1 9 3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल है, और डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर जो है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ सी, वो यूनिट वेक्टर ऑफ बी के इक्वल है, जो कि आएगा बी वेक्टर अपॉन बी कैप, सॉरी बी मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर क्या है? 2i माइनस के डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड क्या है? रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आएगा 2i माइनस के अपॉन 4 और 1 5 √5। क्या किया? समझ में आया क्या कर रहा हूं? समझ में आया ये बात? देखो, हमें एक नया वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर है, डायरेक्शन इसकी तरफ है। तो मैग्नीट्यूड उठाने का मतलब है ये मैग्नीट्यूड उठा लिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 3 है। डायरेक्शन इक्वल होने का मतलब है यूनिट वेक्टर, जो सी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो बी के यूनिट वेक्टर की तरफ होगा। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यहां से यूनिट वेक्टर आ गया। तो बताओ सी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? 3 यूनिट, और बी की डायरेक्शन ये आया 2i माइनस के अपॉन √5। तो ये आएगा 3/√5 2i माइनस के। ये आंसर आ गया, ये आ गया सी वेक्टर। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? ओके, नेक्स्ट आते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो फॉलो करनी पड़ती है एक वेक्टर को? तो वहां बेसिकली हम तीन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी होती है। क्या मतलब होता है इनका, वो एक एक का मतलब समझते चलो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर यदि ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट वो ही आना चाहिए जो बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करने पर आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, सेम रिजल्ट आना चाहिए, और ये हर एक वेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, सेम रिजल्ट आता है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या कहता है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर में ऐड करो किसको? बी और सी को ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको। ठीक है? ए वेक्टर में बी प्लस सी, बी और सी को पहले ऐड करो और उसका जो नेट आ रहा है उसको ए में ऐड करो। ये इक्विवेलेंट है ए और बी को पहले ऐड कर लो और इस रिजल्ट में सी ऐड कर दो। ठीक है? ए में बी और सी को ऐड करो, मतलब बी और सी को ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको ए में ऐड करो। ये कहता है, ये कहता है काम करो, ए और बी को पहले ऐड कर लो और फिर उसमें सी ऐड कर दो। एक ही बात है। मतलब इस ब्रैकेट को, मतलब इन दोनों के लिए साथ भी एसोसिएट कर सकता हूं और इन दोनों के साथ भी एसोसिएट कर सकता हूं। ठीक है? तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या था कि ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। ए में, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं 2+3 कम्यूटेटिव होता है, 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो। स्केलर के लिए तो ऐसा होता है, वेक्टर के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करें या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करें, सेम रिजल्ट आएगा। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है? मान लो ए इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ए जो है ये कांस्टेंट, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए वेक्टर भी होगा प्लस ए बी वेक्टर भी होगा। तीनों ही प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक वाली बात है, कोई खतरनाक बातें नहीं है। बस ये बताना चाह रहा हूं कि वेक्टर में भी ऐसा ही होता है जैसा नॉर्मल स्केलर में होता है। ये स्केलर इस ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों से मल्टीप्लाई है। जब अंदर लाओगे तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ए इसके साथ भी आएगा, ए इसके साथ भी आएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैं कहूं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी इंटू ए वेक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए जो है ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी भी ए से मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम बेसिकली है। सबसे ज्यादा मतलब कॉमनली ये वाली प्रॉपर्टी पूछ लेता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए में बी ऐड करो, बी में ए ऐड करो, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि यदि दो वेक्टर को तुम ऐड करना चाहते हो, यदि वो दो वेक्टर एक साइड की तो मतलब एक ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, इसमें मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर
मतलब दो साइड जो हैं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये ए वेक्टर को, ये बी वेक्टर को। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल की, कोई भी ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। वो भी किस अरेंजमेंट में? यहां टेल हेड सेम सेंस में, मतलब टीएच टीएच, ठीक है। पहले का टेल दूसरे का हेड, यहां पहले का दूसरे का टेल और ये हेड, ऐसे टीएच टीएच बोलते हैं इसको। यदि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो पहले के टेल को लास्ट वाले दूसरे के हेड से मिलाने वाला ये जो वेक्टर होगा, ये इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन बताएगा। ये इन दोनों वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर एडिशन। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं और फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल represent two vectors, A vector and B vector, in same sense। सेम सेंस का मतलब होता है टेल हेड। इसका मतलब है कि पहले का टेल फिर पहले का हेड आया, अब वहां दूसरे का टेल आएगा फिर हेड आएगा, तो ये है टेल हेड सेम सेंस में। देन द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल will give resultant वेक्टर, जिसको बोलते हैं आर वेक्टर, ऑफ दीज टू वेक्टर। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है बेटा, ओके, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये दो साइड, एक साइड ये और एक साइड ये, सेम सेंस में दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो तीसरी वाली जो ये साइड होगी, ये वाली पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाला वेक्टर। ध्यान से, ये फर्क पड़ता है। कहां से शुरू करना है? पहले के टेल से। कहां खत्म होगा? दूसरे के हेड पे। ये वाला जो वेक्टर होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के वेक्टर एडिशन, दोनों वेक्टर के वेक्टर एडिशन के इक्वल है। अब ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ट्राइंगल में भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लो ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो ये वाला वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर आर वेक्टर होगा। दोनों का एडिशन होगा, दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। इनको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट मतलब दोनों का वेक्टर एडिशन, जो नेट वेक्टर एडिशन आएगा वो दूसरे वाले के हेड से और पहले वाले के टेल से जुड़ेगा। भाई देखो, दो ही फ्री एंड होंगे, एक टेल और एक हेड। दो वेक्टर को यदि टीएच टीएच में लगाओगे, कोई भी दो वेक्टर को टेल हेड में लगाओगे, मतलब कोई वेक्टर जैसे एक ये है, आप दूसरे वेक्टर को इसके हेड पे बनाओगे ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है दो ही चीजें तो फ्री होंगी। ये तो साथ हो ही चुके हैं, एक तो टेल फ्री होगा, एक हेड फ्री होगा। तो टेल से स्टार्ट करो, टेल और हेड पे खत्म करो हेड, ये जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट होगा। बिल्कुल सिंपल। इनको टीएस टीएस लगा दिया
तो टेल से टेल, हेड पे हेड बनाता हुआ एक जो वेक्टर आएगा, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर एडिशन को। और इन दोनों के वेक्टर एडिशन को बोलते हैं रिजल्टेंट। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये बात तो समझ गए कि रिजल्टेंट आ गया वो, लेकिन उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। यदि हमें पता हो कि हम जो दो वेक्टर ले रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड ये हैं, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो ये वाला वेक्टर आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करने पर आएगा। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। लेट्स सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल ये थीटा है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला होगा दोनों वेक्टर में एंगल थीटा। लास्ट लेक्चर में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सिखाया था, या तो उनके दोनों के हेड एक साथ मैच करा दो या टेल एक साथ करा दो, तो उनके बीच का एंगल दोनों का वेक्टर का एंगल आएगा। लेकिन यदि ऐसा केस है तो मैंने बताया था उसको एक्सटेंड करो इधर आगे, इस वाले वेक्टर को ऐसे एक्सटेंड करो, इस वाले को उठाओ ऐसे लाओ, दोनों के टेल मिला दिए, देखो ये वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के थीटा जो है ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो वो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये याद करना है। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कुछ नहीं है बेटा, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को सोल्व करके रिजल्टेंट निकाला गया है। और वो कैसे, इस वाले वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ा गया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाता है, तो सोल्व करके हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। पर ठीक है, वो डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत काम मतलब बहुत ज्यादा काम का है। एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, ये याद ही करना है। ठीक है, मैं यदि डेरिवेशन करवा भी दूंगा तो भी तुम्हें उसे याद ही करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है चुपचाप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। चलो रिजल्टेंट तो याद हो गया, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस बहुत जरूरी होते हैं याद रखना। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ साथ इसके स्पेशल केस भी याद रखने हैं। केस 1, पहला केस, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट मतलब बेटा दो वेक्टर को ऐड करने पर जो आंसर आए वो मैक्सिमम आए, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यदि तुम चाहते हो मैक्सिमम आर हो और आर मैक्सिमम, तो ऑब्वियस सी बात है ए तो फिक्स है, बी फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल चेंज किए जा रहे हो और चाहते हो कि रिजल्टेंट मैक्सिमम आए, तो क्या करोगे,
कोस थीटा को मैक्सिमम कर दो, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और ये कब होती है एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कब होती है 0 डिग्री पर। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब वो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब पैरेलल होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। यदि 2 न्यूटन फोर्स इधर और 3 न्यूटन भी इधर ही लगा दिया तो नेट 5 न्यूटन आएगा, और इससे ज्यादा रिजल्टेंट, इससे ज्यादा नेट फोर्स फिर नहीं बनाया जा सकता 2 और 3 का यूज करके। मतलब दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट तब आएगा जब वो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री रख दो, क्या आएगा आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, आर मैक्सिमम आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा को क्या रख देंगे 1। तो ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट जो है ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ है रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, आएगा a प्लस बी। मोड लगा देता हूं तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन ज्यादा से ज्यादा उन दोनों के स्केलर एडिशन के इक्वल है। ध्यान से देखो, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू उनके स्केलर एडिशन के इक्वल है। स्केलर मतलब जैसे फोर्स बोल दिया मैंने 10 न्यूटन और 12 न्यूटन फोर्स है, तो ये मैक्सिमम 22 न्यूटन फोर्स बना सकते हैं। 10 और 12 को सीधा सीधा ऐड कर दो चुपचाप, ठीक है। तो 22 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और ऐसा कब होगा जब वो पैरेलल होंगे, जब वो पैरेलल होंगे ए बी, ऐसे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये होगा आर वेक्टर जो कि ए प्लस बी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ए प्लस बी सीधे सीधे एडिशन हो जाएगा। हाँ, कोस 0 1 होता है इसीलिए बेटा, क्योंकि आर मैक्सिमम चाहिए, कोस थीटा मैक्सिमम चाहिए। कोस थीटा मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से। हाँ भाई, रिजल्टेंट आ गया। पहला केस है मैक्सिमम रिजल्टेंट हो। यदि मान लो मुझे मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए, मिनिमम, नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2 फॉर मिनिमम रिजल्टेंट। केस 2 फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम चाहिए तो क्या करोगे, तुम्हें बताओ क्या करेंगे। इसको कम से कम करना है। कम से कम कब आएगा, कोस थीटा को कम से कम रख दो, और कोस थीटा की कम से कम वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। अरे कोस थीटा की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है -1। तो आर मिनिमम तब आएगा जब कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी जो कि होती है -1। कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम भी जानते हैं, जैसे फोर्स का एग्जांपल लें तो दो फोर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब आएगा, जब एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ, एक दूसरे के अपोजिट लगाओ। 10 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगाया, तो मिनिमम आएगा रिजल्टेंट, और दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, 100 जस्ट अपोजिट लगाओ। तो आर मिनिमम कितना आएगा, यह आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा को रख दो -1। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो आर की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी
रूट तो हट जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, यस, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी दोनों का। यहां मोड लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? हमें डिफरेंस लेना, मतलब मैंने कहा 2 न्यूटन और 3 न्यूटन की मिनिमम वैल्यू, -1 नहीं बोलेंगे, 1 मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। आर यहां मैग्नीट्यूड है, आर यहां क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मिनिमम डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा कब? जैसे ए वेक्टर इधर है, ए मैग्नीट्यूड का, बी इसके अपोजिट लगाओ, तो मान लो इधर लगाया, ये आया बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर आएगा, आर वेक्टर। ये वाला आएगा आर वेक्टर। देखो माइनस हो जाएगा, ए की लेंथ में से बी की लेंथ माइनस हो जाएगी, आर बचेगा ए माइनस बी, आर बचेगा ए माइनस बी। तो दो वेक्टर की एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ए प्लस बी और मिनिमम वैल्यू होगी ए माइनस बी। सिंपल सी बात है। केस 3 when एंगल बिटवीन वेक्टर, या फिर बात करें फॉर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, मतलब ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा, जरूरी नहीं है मिड में आएगा, बराबर होंगे तो मिड में आएगा, अदरवाइज यहां कहीं आएगा बीच में। ये आएगा आर रिजल्टेंट, ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कितना आएगा? थीटा को क्या रख देंगे? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। cos 90 बेटा 0 होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा √a² प्लस b²। क्या आ जाएगा? √a² प्लस b²। ये बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला, क्योंकि मोस्टली हम जो आगे वेक्टर्स में डील करते हैं तो हम 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट इनके बीच में इन बिटवीन कहीं आएगा और वो आएगा √a² प्लस b²। ठीक है, यहां एक चीज और आनी चाहिए हमें, क्या? ये एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल, इसको मैं अल्फा बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं? अल्फा। लेट अल्फा इज द एंगल ऑफ आर वेक्टर विद ए वेक्टर। अल्फा जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, अल्फा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लेना, tan अल्फा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्चुअल में ये तीनों वेक्टर मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यदि मैं इसको ध्यान से देखें तो इस बी वेक्टर को यहां ले आओ, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो ध्यान से, इस बी वेक्टर को वहां से पैरेलली यहां ले आओ, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा ये वाली लेंथ, ये तो बी का मैग्नीट्यूड है, और बेस होगा ए का मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं b/a, यह आएगा b/a, बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये tan अल्फा आएगा। ठीक है ना, तो ये काम करना आना चाहिए। यदि हमें ए के साथ एंगल चाहिए तो ये वाला होगा बेस और दूसरा परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन बेस की लेंथ, ये tan अल्फा आएगा। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आएगा √a² प्लस b², क्योंकि ये हाइपोटेनियस बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में। क्लियर ये बात? देख लो,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये 3 केस हैं अपने, ये 3 केस हैं रिजल्टेंट निकालने के। 2 वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्टेंट आता है, नेट वेक्टर आता है, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखो। वो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या होता है, ये बहुत बार काम आने वाली चीजें। इसी के जैसे दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, इसी के जैसा ही है, हम वो भी समझ देते हैं। यदि 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है, तो देखो कैसे करते हैं बेटा। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है बी वेक्टर, मुझे ए में बी को माइनस करना है। तो देखो तरीका क्या होता है, ए वेक्टर में एस वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन एक्चुअल सच ये है कि हमें 2 वेक्टर को माइनस नहीं करना आता, ठीक है, हम प्लस करना ही जानते हैं। तो देखो दिमाग खेल देंगे थोड़ा सा, हम कहेंगे एस वेक्टर जो है 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, इसको लिखेंगे ए वेक्टर माइनस, माइनस को लिखेंगे प्लस माइनस बी वेक्टर। पहले तो बताओ दोनों सेम चीजें हैं या नहीं, दोनों सेम चीजें हैं या नहीं, देख लो दोनों सेम चीजें हैं नहीं। ए माइनस बी लिखो या ए प्लस माइनस ऑफ बी लिखो, मतलब हम ए में बी को माइनस करने की बजाय ए में माइनस बी को ऐड कर देंगे। करो, थोड़ा सा मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, ये है थीटा। ये बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो माइनस बी किधर होगा, बी इधर है, तो माइनस बी इतना ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो माइनस बी वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, माइनस बी। देखो ध्यान से, बी इधर तो माइनस बी इधर, जस्ट अपोजिट, बराबर लेंथ, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस बी। अब ए में माइनस बी को ऐड कर दो, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा, जिसको हम बोलेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ये वाला क्या आता, यदि ए में बी को ऐड करते तो क्या आता, ये आता ए प्लस बी आर वेक्टर, ये आएगा एस वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देख रहे हो, मतलब बी को ऐड करने के बजाय माइनस बी को ऐड कर दो तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो अब करना क्या है, हमें एक फॉर्मूला याद करना है, और लगभग याद है, उसमें थोड़ा सा ही तो चेंज है। डिफरेंस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, सब्ट्रैक्शन जो दोनों का डिफरेंस वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। मतलब जैसे एडिशन में प्लस आता है ना, यहां माइनस आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस। एडिशन के लिए 2 वेक्टर को ऐड करना है तो रिजल्टेंट आता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, सब्ट्रैक्शन में माइनस आ जाएगा। लेकिन ये जो थीटा है, वे थीटा जो है ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो 2 वेक्टर के एडिशन का और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में बस ये प्लस और माइनस का ही डिफरेंस। चलो बात कर लेते हैं लगे हाथ केस 1। जैसे हमने उसके लिए बात की ऐसे इसके लिए बात करेंगे। केस 1, फॉर मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर, यदि हम चाहते हैं
कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर मैक्सिमम रिजल्ट आए। हम चाहते हैं दो वेक्टर को डिफरेंस करें और वो मैक्सिमम वैल्यू आए, तो मतलब इसको मैक्सिमाइज कर दो। तुम ही बताओ ये मैक्सिमम कब आएगा? जब कोस थीटा क्या हो? -1 हो। कोस थीटा क्या हो? -1। तो एस की मैक्सिमम वैल्यू तुम चाहते हो, एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू तुम चाहते हो, तो कोस थीटा -1 आना चाहिए। तो थीटा क्या होगा? 180 डिग्री। दो वेक्टर को ऐड करने पर मैक्सिमम कब आया था? जब वो पैरेलल थे। तो उनका डिफरेंस मैक्सिमम कब आएगा? जब वो एंटी पैरेलल होंगे, तो डिफरेंस मैक्सिमम आएगा। एडिशन मिनिमम आएगा, तो वहां डिफरेंस मैक्सिमम आएगा 180 डिग्री पर। कितना आएगा वैसे एस की मैक्सिमम वैल्यू? बता सकते हो? एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? √a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा भी -1 है। ये -1 तो +1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट हट जाएगा ये सब, तो डिफरेंस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी। ये भी कितना आएगा? a प्लस बी। देख रहे हो, एडिशन भी इतना ही आया था, दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी इतना ही आया था, और दो वेक्टर का डिफरेंस भी इतना ही आ रहा है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एडिशन भी उतना ही, डिफरेंस भी उतना ही, a प्लस बी। लेकिन कंडीशन अलग है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट एडिशन मैक्सिमम तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, डिफरेंस मैक्सिमम तब होता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू उतनी रहती है, मैक्सिमम वैल्यू उतनी रहती है, a प्लस बी। ओके, केस 2 ऐसे ही। केस 2 दोनों केस दो, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ साथ इसलिए कर रहा है ताकि हमें पूरा अच्छे से याद रहे कि हाँ दोनों में ये सिमिलरिटी है, ये डिफरेंस है। केस 2 है फॉर मिनिमम डिफरेंस, फॉर मिनिमम डिफरेंस हम चाहते हैं कि दो वेक्टर में डिफरेंस मिनिमम रहे, उनका सब्ट्रैक्शन मिनिमम आए। सब वही काम, एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू चाहते हो तो इस बार कोस थीटा को +1 करना पड़ेगा, तो थीटा 0 आएगा। ये उल्टा आएगा, वहां 180 पे आया था, यहां 0 डिग्री पे आएगा। कितना आएगा? एस की मिनिमम वैल्यू जो है ये आ जाएगी ए और बी के डिफरेंस के इक्वल, ए और बी के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम सम के इक्वल, मिनिमम डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उनके डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। यदि परपेंडिकुलर है तो केस 3 फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री, तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √a² प्लस b² माइनस 2ab कोस 90, कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। तो देख रहे हो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा √a² प्लस b²। सेम ही आ गया। एडिशन में भी यही आया था a² प्लस b², सब्ट्रैक्शन में भी यही आएगा a² प्लस b² का रूट, सेम ही आ जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। कैसे? ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो a प्लस b आएगा ये वाला बेटा, ये आएगा a वेक्टर प्लस b, एडिशन ये आएगा, माइनस b है ये वाला वेक्टर, जस्ट इसका अपोजिट, तो डिफरेंस आएगा ये वाला वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देख रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ये लेंथ जितनी उतनी लेंथ ही है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। एडिशन इधर है, सब्ट्रैक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अभी भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों के एडिशन और डिफरेंस की बातें हो गई जो हमें याद रखनी है।
क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? जल्दी से बता दीजिए, क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? चलो अब देखो, कुछ नोट लिखते हैं, नोट लिखते हैं। अभी जो पढ़ाया था ना वही एक प्रकार से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल देखना चीज को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या कहता है? ये रिजल्टेंट है एक प्रकार से, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा ए प्लस बी के इक्वल होगा, कम से कम ए माइनस बी के इक्वल होगा। कहां वेक्टर है कहां वेक्टर नहीं है, ध्यान से समझ लो। दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केलर एडिशन, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केलर डिफरेंस। भाई वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं ना, तो जहां ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा है ये वेक्टर एडिशन है, जहां ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है ना, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दो वेक्टर के वेक्टर एडिशन ज्यादा से ज्यादा सम और कम से कम डिफरेंस के बराबर होता है। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ये भी सेम, ज्यादा से ज्यादा ए प्लस बी होगा और कम से कम ए माइनस बी होगा, कम से कम ए माइनस बी होगा। दोनों के लिए रिजल्ट सेम है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए रिजल्ट क्या है? सेम है। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ, क्वेश्चन कराऊंगा, पहले जो कहानी है वो पूरी सुना दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट और डिफरेंस में एटलीस्ट कहानी पूरी सुन लें, फिर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना, कम से कम इतना, ऐसे दोनों चीजों के लिए। एक नोट और आएगा, एक नोट और आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। मैं नोट करके इन बातों को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेटा फ्रिक्वेंटली काम आने वाली चीज है, आगे भी, आगे आने वाले चैप्टर्स में बार बार काम में आएंगी। क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, रुक जाओ अभी। वैसे सेम ही चीजें हैं, समझ लो ना, करने में तो, लेकिन है अलग चीज, दो को ऐड करना तो ए और बी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब ए में माइनस बी ऐड करना है। फॉर्मूले का डिफरेंस समझो तुम बस, फॉर्मूले का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट के अंदर आएगा और डिफरेंस में माइनस आएगा, ये डिफरेंस समझो। चलो ये नोट की बात कर रहे थे। ये बोले रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ए इज इक्वल टू बी है, ए और बी दो हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, विल बी ए इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज, अच्छा सेंटेंस नहीं बना, अच्छा सेंटेंस नहीं बना, बढ़िया बनाना पड़ेगा, अच्छा नहीं बनाना, ऐसे नहीं, ऐसे याद रखो। इफ ए इज इक्वल टू बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ऐसे याद रखो। ए बी के इक्वल है और थीटा 120 डिग्री है, मतलब एक वेक्टर ये
और एक वेक्टर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। थीटा 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 120 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो बीचों बीच आएगा इधर, और इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी ये ए के इक्वल होगा। ये जो रिजल्टेंट आता है, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मतलब यदि दो फोर्स 10 न्यूटन 10 न्यूटन 120 डिग्री पे लग रहे हैं, कई बार याद आएगा तुम्हें, यदि तुमने कभी पहले किया होगा तो 120 डिग्री पर दो फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो इनका नेट भी 10 न्यूटन ही है दोनों के बीचों बीच में 120 डिग्री एंगल पे। ठीक है, 120 डिग्री एंगल पे यदि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उतने ही मैग्नीट्यूड का आएगा। और वहीं यदि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मैग्नीट्यूड अभी भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड अभी भी इक्वल है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी भी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही है, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो जैसे मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा आर, और इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है √3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 टाइम्स। 120 से ज्यादा होगा तो देखो बात ज्यादा की नहीं है, किसी भी एंगल के लिए 120 के लिए भी, इवन 120 के लिए भी हम ये वो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कोई भी एंगल हो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया ना, रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला पढ़ लिया ना, अब कुछ भी एंगल हो यही लगाएंगे, 120 के लिए भी यही लगाएंगे। लगा दो, cos 120 -1/2 होगा। अब देखो ए और बी बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a² cos 120 -1/2। सोल्व करोगे तो ए के बराबर आ जाएगा। मतलब ये एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा एंगल है जिसका रिजल्ट हमें सीधा याद करना है कि दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही मैग्नीट्यूड का आता है, और दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट भी √3 टाइम्स आ जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का। 10-10 के हैं तो 10√3 हो जाएगा, 20-20 के हैं तो 20√3 हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, चलो ये हो गया एडिशन। ऐसे ही अब देखो, इफ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और थीटा उनके बीच का 60 डिग्री है, 120 लेते हैं, थीटा 120 डिग्री है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर एस वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है √3 टाइम्स आएगा, √3 टाइम्स उल्टा होगा। 120 पे रिजल्टेंट बराबर आया था, डिफरेंस √3 टाइम्स आएगा। और यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल 60 डिग्री है तो डिफरेंस जो है एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इसके बराबर आएगा, उल्टा रिजल्ट। एडिशन में दो वेक्टर के एडिशन में 120 डिग्री पर बराबर आता है, डिफरेंस में 60 पर बराबर आता है। एडिशन में 60 डिग्री पर √3 टाइम्स हो जाता है, डिफरेंस में 120 डिग्री पर √3 टाइम्स हो जाता है। ये फॉर्मूले याद रखने चाहिए, ये स्पेशल केसेस हैं, याद रखने चाहिए। यदि नहीं याद होंगे तो तुम्हें वैल्यू सोल्व करके निकालनी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, सोल्व करके निकालना पड़ेगा। और याद होंगे तो हेल्पफुल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं ये नोट के बाद, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद होना चाहिए, रखना है। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए।
नहीं याद करोगे तो फिर वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी, जिसमें थोड़ा समय कंज्यूम होगा। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, ये देखो, करो, बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, देखो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल क्या होगा। ध्यान से देखो, दो वेक्टर का वेक्टर सम उनके स्केलर सम के इक्वल है। एक प्रकार से ये लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के इक्वल। ऐसा कब होता है, थीटा 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर होता है। अरे 10 न्यूटन और 12 न्यूटन का फोर्स 22 न्यूटन कब होगा, 0 डिग्री पर। टेंशन ना लो बेटा सिलेबस की। एक बच्चा है जो लगातार, ये मैं देख रहा हूं तीसरी चौथी पर उसने ये बात लिख दी। बेटा सिलेबस मेरी टेंशन है कब होगा, तुम्हारी टेंशन थोड़ा है। मैंने कहा ना, कुछ चीजें मेरे को दे दो, कुछ टेंशन मेरे को दे दो, तुम मत लो। मुझे मत बताओ कि इस स्पीड से पढ़ाऊंगा तो मैं सिलेबस कब करवाऊंगा, रहने दो, ठीक है ना। पढ़ने पे ध्यान दे लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी है, इसीलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं। जरूरी नहीं होता तो मैं डिटेल में नहीं जाता, इस बात को समझ लेना। ये बताओ, देखो क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है लेकिन अलग है। इस बार डिफरेंस है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस ए प्लस बी कब देगा, ऐसा कब करता है। बताओ ऐसा कब होगा, 180 डिग्री पर। अभी इतनी देर से पढ़ा रहा था ना, इतना जान फूकने का रीजन यही है कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ोगे और टिक करोगे। 180 डिग्री एंगल पर डिफरेंस जो है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये पढ़ो, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब बराबर हैं एक। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है 120 डिग्री एंगल पर। इसका मतलब है थीटा 120 डिग्री है, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट एडिशन सेम वैल्यू देता है। अभी तो बताया इक्वल मैग्नीट्यूड, अब यहां इक्वल मैग्नीट्यूड बोला नहीं लेकिन यूनिट वेक्टर मतलब एक एक मैग्नीट्यूड। 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 2π/3, 120 डिग्री मतलब 2π/3। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये कर दो, डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, वहां एडिशन था तो 120 डिग्री पर। यही काम डिफरेंस में मतलब सब्ट्रैक्शन में कब होगा, 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। 60 मतलब π/3। ये लो, आंसर आ गया। डिफरेंस इक्वल है ना, ऑल्सो यूनिट वेक्टर, π/3 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलो अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखो। ये देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड v, then find magnitude of change in velocity when it rotate by an angle 60 डिग्री। 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो बताना है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। यहां है तो वेलोसिटी ये इधर है, यहां है तो वेलोसिटी इधर है। देख रहे हो कितने डिग्री से घूम गए तुम, 60 डिग्री से। एक बात तो पक्की है बेटा, ये जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर ये रेडियस वेक्टर 60 से घूम गया, वेलोसिटी इसके ऐसे है, पैरेलल ऐसे। तो जितने से रेडियस वेक्टर घूमेगा उतने से वेलोसिटी वेक्टर घूमेगा। तो कुल मिला के इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा
इनिशियल ऐसे है, ठीक है ना, और फाइनल ऐसे है, और एंगल 60 डिग्री है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, स्पीड तो सेम ही है, डायरेक्शन तो बदल रही है, स्पीड तो सेम ही है। अरे यार ये तो आसान हो गया। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर जिनका डिफरेंस बताना है, कब? जब 60 डिग्री के एंगल पे है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इनिशियल और फाइनल बराबर, तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी ही हो जाएगा। 120 डिग्री पर रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, रिजल्टेंट इक्वल होता है, और 60 डिग्री पर डिफरेंस इक्वल होता है। यही एंगल 120 होता ना तो डिफरेंस √3 टाइम्स हो जाता। कितना आसान है। मतलब यदि चीजें हमें अच्छे से पता है, जो नोट लिखवाए गए हैं वो अच्छे से याद हैं, तो वो ऐसे यूज आएंगे बेटा, आगे ऐसे यूज आएंगे। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि नोट बताया, ये याद करना है तो याद करना है, क्वेश्चंस में इस तरीके से यूज आएगा, ठीक है ना। एक बार वो याद हो गया ना अच्छे से, तो फिर इनका एप्लीकेशन कोई बड़ी टफ काम नहीं है। इसमें समय देने का रीजन यही है, मेरे को मजा तो ना आ रहा है, और क्या समय दे दिया, इतना तो समझाना ही पड़ेगा ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि पूरा फिजिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये काम आएगा, वेक्टर काम आएगा। हाँ, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हो, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो ये करो, ये करो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। एंगल बिटवीन बी एंड सी पता करो, बी और सी में एंगल पता करो। अब सोचो यार एंगल कैसे पता करें बी और सी के बीच में, तो दिमाग देखो कैसे यूज करते हैं। देखो, ए वेक्टर इज प्लस बी वेक्टर जो है ना वो सी वेक्टर है। यदि मैं इनके मैग्नीट्यूड को सी के इक्वल करूंगा तो यहां से आएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, लेकिन वो थीटा ए और बी के बीच का एंगल आएगा। यदि इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए और बी के बीच का एंगल आएगा थीटा, लेकिन मुझे किस में पूछा है, बी और सी में। तो पहले थोड़ा दिमाग खेल दो, बी और सी को एक तरफ ले लो, बी और सी को एक तरफ रख लो, तो ए इधर रहने दो और बी को इधर ले जाओ, तो यह आएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? यदि ये इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होंगे। दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, पक्की बात है। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, ताकि वो रूट हट जाए। वैसे मैग्नीट्यूड में क्या आता है, √a² प्लस b² प्लस 2, यह आता है ना, वो रूट हट जाए। तो a², ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आएगा 5 का स्क्वायर। c माइनस बी, इसको लिखेंगे, अभी लिख देता हूं इसको, a² और ये आएगा c² प्लस b² माइनस 2bc कोस थीटा बिटवीन bc, b और c के बीच में एंगल रख दो। a का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर 9, माइनस, माइनस क्यों लिया, ये डिफरेंस था इसलिए, 2b कितना है 3, c कितना है 6 कोस थीटा बिटवीन bc कितना आएगा, यह आएगा 36 और 9 45, 45 उधर जाएगा 25 माइनस 20 माइनस 18 36 कोस थीटा, तो कितना आएगा, माइनस माइनस भाग जाएगा, कोस थीटा आएगा 20/36, 10 काम करे 4 से काट दो, 4 5 20, 4 नाम 36, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/9, कोस इनवर्स 5/9। आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी। देखो अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये ए और बी में एंगल पूछता तो मैं फिर इधर नहीं ले जाता, ए और बी को यहीं को खोल देता, यहीं का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देता। बी और सी में पूछा तो बी और सी को साथ रख दिया, ए और सी में पूछता तो ए और सी को साथ रख देता, बी को उधर लेके चला जाता। कुल मिला के उन दोनों को पास में रखना है जिन दोनों के बीच में एंगल चाहिए।
ठीक है, हो गया काम। नेक्स्ट लो, ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन एक समझा देता हूं, फिर आप बहुत आसान है, अलग है थोड़ा सा, बस वो समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेज मे गिव जीरो रिजल्टेंट। हमारे को हर ऑप्शन में 3 फोर्स दे रखे हैं, बोल रहा है कि इन 3 का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है। एंगल नहीं बताया कुछ ही, बोला कि बताओ कब, कौन कौन से केस में जीरो हो सकता है, किस केस में जीरो हो ही नहीं सकता, किस में जीरो हो सकता है, ये पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, 3 फोर्स का जीरो चाहिए रिजल्टेंट, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। भाई 3 को जोड़ना है, तो पहले 2 को जोड़ो और उसमें तीसरा जोड़ देंगे। यदि 2 को ऐड करने पर, 2 को, कोई भी 2 को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आया है, तीसरा जीरो कब कर पाएगा, जब इन 2 का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ध्यान से सुन लो, इन 2 का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है, यदि इसके बराबर होगा तीसरे के और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो रिजल्टेंट जीरो कर पाएगा। चलो एक काम करते हैं, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन और 21 न्यूटन, हम पहले इन 2 को ऐड कर लेते हैं, 5 और 15 को। इसकी मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 5 और 15 का मिनिमम कितना होगा। अभी मैंने बताया था कि 2 वेक्टर को ऐड करने पर ज्यादा से ज्यादा आएगा, दोनों को जोड़ दो, कम से कम आएगा, दोनों को माइनस कर दो। तो कम से कम दोनों को माइनस कर दो, 10 न्यूटन। ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, दोनों को जोड़ दो, 20 न्यूटन। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 10 से 20 के बीच में वेरी करेगा। लेकिन तीसरा जो है वो 21 न्यूटन है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा भी हो जाएगा ना, तो भी इस 21 न्यूटन को कैंसिल नहीं कर पाएगा। मतलब इन दोनों को यदि तुमने सेम डायरेक्शन में ले लिया, तो भी दोनों मिलके भी 21 न्यूटन को खत्म नहीं कर सकते। मतलब ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं पॉसिबल है। 21 न्यूटन फोर्स जो है वो बड़ा है 20 न्यूटन से, मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। जीरो रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल, जीरो रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही काम करना है हर के लिए। जैसे 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, तो बताओ 3 और 5 कहां से कहां तक हो सकते हैं, कम से कम 2 न्यूटन और ज्यादा से ज्यादा 8 न्यूटन। 2 और 8 के बीच में, क्या 2 और 8 के बीच में 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ये जीरो ले सकता है। ये करो, 3 और 5 का कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 8, 2 और 8 के बीच में 6 आएगा, बिल्कुल आएगा, मे गिव जीरो रिजल्टेंट। तो 5 और 3 8, 1 था ना, मैं क्या कर दिया, अच्छा 1 न्यूटन, सॉरी 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 सॉरी, हम गलत लिख गए, 1 न्यूटन। 2 और 8 के बीच में ये नहीं आएगा, तो ये बी नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है ना। हाँ, 2 और 8 के बीच में 1 नहीं है, 1 बाहर है, 2 से भी कम है। मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन दोनों की, इसके बीच में लाई करना चाहिए तीसरा। क्या इसके बीच में है, नहीं, बाहर है, बाहर है तो नहीं होगा। 5 और 3 8, 2 और 8 के बीच में ये हो जाएगा। देखो 3 न्यूटन, 5 न्यूटन और 6 न्यूटन, इसकी वैल्यू आएगी 2 न्यूटन से लेकर के 8 न्यूटन तक। ये वाला इसमें लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये हो सकता है। इसमें कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 3, 4 उसके बाहर है, ये भी नहीं होगा। मतलब तुम्हें क्या करना, कोई भी ऐसा नहीं होता बेटा कि पहले 2 ही देखो, तुम इन 2 से भी देख सकते हो, उससे भी रिजल्ट वही आएगा, इन 2 से भी देख सकते हो। कम से कम आएगा 21 और 5 का डिफरेंस कितना, कम से कम कितना हो सकता है, 16, लेकिन ये तो 15 है, उससे कम है ना, इसलिए जीरो नहीं हो पाएगा। कुल मिला के 3 में से कोई भी 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक रेंज निकाल लो। यदि उस रेंज में तीसरा है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल हो जाएगा किसी एक कंडीशन के लिए। लेकिन यदि उन दोनों के बीच में नहीं है वो वैल्यू, तो फिर वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। ये तरीका होता है, ठीक है।
4 ऑप्शन में 2 कंडीशन नहीं हो सकती ना, मतलब क्या, कोई भी करके देख लो, मतलब समझा नहीं तुम क्या करना चाह रहे हो। जैसे 1 और 4 को भी करोगे तो कम से कम आएगा 3, ज्यादा से ज्यादा 5, लेकिन 2 न्यूटन 3 से भी कम है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। कैसे भी कर सकते हो, मतलब तुम्हें कोई भी 2 लेने हैं और उनकी मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है, तीसरा उस रेंज में होना चाहिए, तब तो रिजल्टेंट 0 हो पाएगा, अदरवाइज 0 नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। नहीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं आया। कहां आया? 1 न्यूटन बाहर था ना उसके। हाँ, चारों चेक करने पड़ेंगे। नीट के हिसाब से बताऊं तो एक सही आ जाए फिर मत करो, क्योंकि सिंगल चॉइस होता है ना, बट हमने तो चारों को करके देखा है। हाँ, वैसा कोई तरीका नहीं है कि ABCD में से आंसर है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चलो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इज 16 यूनिट। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इज 16 यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट इज 8 यूनिट। 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैंने ए बोला, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने बी बोला, तो हमें ए प्लस बी ये 16 दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये 8 दिया है। और क्या बोला है? रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 2 वेक्टर। अब देखो बहुत अच्छा बात बताता हूं, ध्यान से समझना कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच की जाती है। मुझे पता है एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, एक है उनका रिजल्टेंट, मतलब यहां 3 वेक्टर मिलेंगे, तो तीनों रिजल्टेंट ए और बी पक्का एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये बात तो क्लियर होगी, ट्रायंगल बनेगा। फिर जैसे हमने ये पढ़ा रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को पकड़ो अच्छे से। अच्छा, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री भी होगा, तो तुरंत से सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। मुझे नहीं पता कौन सा वेक्टर कहां होगा, बट ये पक्का है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसने बोला है। मैंने सबसे पहले 90 डिग्री एंगल ही बना लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर के, मतलब इन दोनों में जो परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों में एक है छोटा वेक्टर और एक है रिजल्टेंट वेक्टर। लेट सपोज ये बोल देता हूं रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये छोटा वेक्टर को मैं ए नाम दे देता हूं, ए, और बड़े वेक्टर को मैं बी नाम दे देता हूं। अब इनके एरो खुद से बनाने पड़ेंगे ताकि रिजल्टेंट ये लगे और ये ए और बी लगे। तो कैसे बनेंगे एरो? ऑब्वियस सी बात है, इसका एरो ऐसे बनाओ, इसका एरो ऐसे बनाओ, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, देखो बन गए 2 एरो। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो ये वाला हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, फिर वो जिन 2 को परपेंडिकुलर बोल रहा है उनको नाम दो, बचा हुआ तीसरा हो जाएगा। फिर रिजल्टेंट होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेल हेड, पहले के टेल लास्ट के हेड मिलाओ, काम बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो हमें दोनों का सम 16 दे रखा था, है ना, तो एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं, एक को, लेट a इज इक्वल टू x, तो b क्या होगा 16 माइनस एक्स। ऑब्वियस बात है, दोनों का सम 16 है, तो इसको ले लिया x, ये हो गया x, तो ये होगा 16 माइनस एक्स, और ये है रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8। तो क्या कहोगे? हम कहेंगे ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सोल्व करो। 16 16 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab आएगा 32x, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 32x इधर आ जाएगा, उधर जाएगा 256 64 56 चला जाएगा, 4 और 4 8 192, 3 6 18, एक्स आ जाएगा मेरे ख्याल से 6, हाँ 6 आ जाएगा, एक्स 6 आएगा तो वेक्टर क्या होंगे 6, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक तो 6 यूनिट आ जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 मतलब 10 यूनिट, तो दो फोर्स आएंगे 6 यूनिट और 10 यूनिट, ये दो फोर्स आ जाएंगे, 6 यूनिट और 10 यूनिट, दो फोर्स आ जाएंगे। ठीक है, बोलो 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 बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने कहा कि दो वेक्टर का एडिशन 8 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ये 8 हो गया, ये दोनों का सम, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 16 था, तो मैंने एक को बोल दिया x, तो दूसरा आ गया 16 माइनस एक्स, x और 16 माइनस एक्स पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, उससे सोल्व हो गया। हमसे वही पूछा था फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर, वही पूछा था हमसे, निकाल दिया। नेक्स्ट चले, ये देखो नेक्स्ट बोला है, चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, टाइम हो गया इसलिए। होमवर्क ठीक है, ये होमवर्क में है, दो क्वेश्चन होमवर्क में, हाँ 6 और 10 आंसर आ गया। तो ये था हमारा रिजल्टेंट निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वेक्टर एडिशन का, ठीक है ना, रिजल्टेंट निकालना। अब हमारा वेक्टर में बचा हुआ है कंपोनेंट सीखेंगे, कंपोनेंट 2 डायमेंशन में भी कंपोनेंट निकालना सीखेंगे, 3 डायमेंशन में भी कंपोनेंट निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारा बचा हुआ है पोर्शन, अगली क्लास में मोस्टली हम एटलीस्ट डॉट प्रोडक्ट तक तो कवर कर ही देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम फिर आगे कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, वेरी गुड।